हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। टोटल टॉपिक्स 13 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 13 तक टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 14 है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक है पादपों में पोषण, पादपों में श्वसन, उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पादपों से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें जो बाकी थी उसको सभी को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि मेरे ये जो नोट्स होते हैं इनका सोर्स एनसीईआरटी की बुक्स होती है। मैं एनसीईआरटी की किताबों को ध्यान में रखते हुए इन नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ। और आज की हमारी ये जो क्लास है वो आप लोगों के क्लास 7th और 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें से इस टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जितनी भी आज तक वीडियो हुई है, यानी कि जितनी भी क्लासेस हुई है, उन सभी वीडियोस की जो भी क्लासेस थी उसकी पीडीएफ थी, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो इसकी भी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहला देखेंगे पादपों में पोषण। क्या होता है पादपों में पोषण? यानी पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के लिए उनका रखरखाव व ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी व अधिकतर जीव संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे मानव विषमपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। अब देखते हैं पौधों के आधार पर, पोषण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। सबसे पहला आता है स्वपोषी, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। यानी कि जो शैवाल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के हैं इसीलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए शैवाल भी हमेशा ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। दूसरा आता है परपोषी, यानी कि हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। परपोषी यानी या फिर विषमपोषी कहलाते हैं। अब परपोषी या विषमपोषी जो होते हैं उनको भी आगे अलग अलग टाइप्स में डिक्लेयर्ड किया गया है। कैसे? जिसमें सबसे पहला आता है परजीवी, जिसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। यानी कि ये अपना भोजन किसी अन्य पादप से लेते हैं जिस पर ये रहते हैं, यानी किसी अन्य प्लांट पर ये रहेंगे, वहीं से अपना भोजन को ग्रहण करेंगे। जिससे ये प्राप्त करते हैं वह पादप परपोषी, और जो ग्रहण करता है वो परजीवी। यानी कि जो ले रहा है, जो जीव ग्रहण कर रहा है वो परजीवी है, और जो दे रहा है वो परपोषी है। ठीक है, जिसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अमरबेल, जिसको कस्कूटा भी बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। राइट, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना इनके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा आता है कीट पक्षी। कीट क्या होता है? कीट पक्षी क्या होता है? कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीट पक्षी कहलाते हैं, जिनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए एग्जाम्पल, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू जो कीट पक्षी, घटपर्णी, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलारिया। अब ये जो नाम है ना, ये आप लोगों को अलग अलग बुक्स में, यानी आरबीएससी की बुक्स में अलग मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में अलग मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ड्रोसेरा है ना उसी को सनड्यू बोलते हैं, डायोनिया को ही वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आधे नाम है ना वो आरबीएससी की बुक से है और आधे नाम एनसीईआरटी की बुक से है। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों को देखेंगे तो ये सारे सेम ही होते हैं, यानी ड्रोसेरा को ही सनड्यू बोलते हैं, डायोनिया को ही वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, और नेपेंथीज यानी कि घटपर्णी यानी कि फीचर प्लांट। घटपर्णी क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, घटपर्णी या फीचर प्लांट में घड़े या ढक्कन जैसी संरचना होती है। जैसे ये कंप्लीट प्लांट हो गया। ठीक है, इस कंप्लीट प्लांट के अंदर ये जो होती है पत्तियां जो घड़े के आकार की होती है, इसके अंदर ये ऊपर की तरफ जो होता है वो ढक्कन होता है, ढक्कन है ये पत्ती समान। अब क्या होता है, जैसे कीट इसके ऊपर आके बैठेगा ये अपने ढक्कन को बंद कर लेगा। इस तरीके से ये पादप जो होता है वो कीटों का भक्षण करता है, इसीलिए इस प्लांट को भी कीट पक्षी प्लांट कहते हैं। कीट पक्षी पादप क्यों कीटों को ग्रहण करते हैं? क्योंकि इस प्रकार के जो पादप होते हैं जिस मिट्टी में रहते हैं उन मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ये कीटों को खाते हैं, ताकि ये नाइट्रोजन की आपूर्ति को कर सके। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे मृतजीवी, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करता है, यानी किसी सड़े गले हुए पदार्थों से, जैसे ब्रेड से लेते हैं हम लोग, देखते हैं ना ब्रेड के ऊपर कवक वगैरह होती है वो, तो वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे म्यूकर, मोनोट्रोपा, मशरूम यानी कि एगेरिस,
नियोशिया और कुछ कवक। ये इनके एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बनते हैं। चौथा आता है सहजीवी संबंध, जिसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? सहजीवी यानी साथ रहकर जीवन जो है वो जीवन जीना। जैसे कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं, अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ साथ बैठ बांटते हैं, जैसे सहजीवी संबंध, जैसे लाइकेन हो गया। तो लाइकेन में क्या होता है? कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं। कवक क्या करता है? आवास प्रदान करता है, और शैवाल क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। यानी कवक जो है वो रहने के लिए जगह देगा शैवाल को, इसके बदले में शैवाल इसको क्या देगा? भोजन दे देगा कवक को। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की हेल्प के साथ में हेल्प करते हुए रहते हैं, तो इसी को सहजीवन कहते हैं, यानी साथ साथ जीवन जीना, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। एक और दूसरा एग्जाम्पल है, वो है राइबोजियम राइजोबियम। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं, उनको नाइट्रोजन देते हैं, और अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है। इसके बदले में पादप राइबोजियम क्या करता है? जीवाणुओं को आवास और खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। यानी एक क्या कर रहा है? भोजन दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? उसको रहने के लिए जगह दे रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के राइजोबियम जीवाणु और अन्य फलीदार पौधे, जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि की जड़ है। ठीक है, तो ये भी सहजीवी का अच्छा एग्जाम्पल है। अगला आता है नोट पॉइंट। पादपों को प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यानी पादप को अगर प्रोटीन चाहिए ना, कि पादप को अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि उसको नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं कीट पक्षी पौधे जो होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, लेकिन आंशिक विषम पोषी होते हैं। ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना, वो एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बहुत बनेंगे इसमें से। आगे देख लेते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी क्या होता है। ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये एनसीईआरटी की 6th क्लास के एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। सबसे पहला आता है शाकाहारी, हर्बीवोर, जो केवल पादप है। शाकाहारी है तो केवल पादप उत्पाद खा रहे हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन हो गया, तोता हो गया। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है मांसाहारी, कार्निवोरस हो गया, जो केवल जंतुओं को खाते हैं या जंतु उत्पाद खाते हैं, जैसे शेर, चीता, सांप, मछली आदि हो गए ये सारे। और तीसरा आता है सर्वाहारी, ओमनीवेरस बोलते हैं, जो जंतु पादप व प्राणी दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य सर्वाहारी है, यानी जीव जंतु भी खाता है और मांस मदिरा भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। कुत्ता भी ऐसे ही होता है, कौवा, सुअर आदि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आता है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हरे पौधे, या प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। हरे पौधे क्लोरोफिल नामक पदार्थ जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, यानी हरे पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेते हैं। यानी वायुमंडल से CO2 ले रहे हैं और मिट्टी से जल ले रहे हैं, और अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, और उसके बदले में ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन O2 मुक्त करते हैं। यही प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सबसे पहले तो इसकी ड्राइंग हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हरा पौधा है जो हम लोगों को दिख रहा है, पत्तियों में क्लोरोफिल, पत्तियां हैं। अब ये मिट्टी से क्या कर रहे हैं? जल और खनिज ले रहे हैं, सूर्य से सूरज की ऊर्जा ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, जो वातावरण में मुक्त हो रही है। ठीक है, ये जो ड्राइंग है ये आप लोगों के 7th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। आगे देख लेते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जल की उपस्थिति, जल के साथ में मिल जाती है, और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बीच वाली चीजों की उपस्थिति होती है। उसके अंदर ग्लूकोज, यानी कि भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ग्लूकोज का उपयोग पादप खुद कर लेता है, जिसका सूत्र होता है C6H12 और O6, और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। एक नोट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीकरण व अपचयन प्रक्रिया होती है, यानी दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण, जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और CO2 का क्या होता है? अपचयन, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? CO2 से होता है या जल से होता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का निर्माण जल से होता है, ग्लूकोज का निर्माण CO2 से होता है।
प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली ऑक्सीजन यानी O2 जो होती है वो O2 जल से आती है, न कि CO2 से। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। पत्तियों में रंध्र उपस्थित होते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट भी बनता है जो पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित रह जाता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। अगर किसी पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो मतलब वहां पर स्टार्च होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है मतलब वहां पर जो है वो स्टार्च उपस्थित नहीं होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है? कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम जो बीच में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में लाल, नीले और बैंगनी रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है और बैंगनी या हरे प्रकाश में कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। पहली होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जो ग्रेना में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया जो स्ट्रोमा में होती है। अब देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उच्च पौधों में हरित लवक में चार प्रकार के वर्णक होते हैं। दो हरे वर्णक ए और बी यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। दूसरा आता है कैरोटीन जो ऑरेंज कलर का होता है, जेंथोफिल जो येलो कलर का होता है। अब देख लेते हैं कि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, केवल श्वसन होता है। यानी कि रात्रि में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन में होता है और रात में श्वसन होता है। दिन में भी श्वसन होता है, रात में भी श्वसन होता है। पौधे तभी तो बोलते हैं कि रात में कभी भी जो है वो हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पादप खुद क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हम लोगों को इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर रात में हम भी पेड़ के नीचे सो जाए तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो सकती है और हमारी मृत्यु तक हो सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है, इसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में होता है क्या? श्वसन। आगे देख लेते हैं ऑक्सी श्वसन किसको कहते हैं। ऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा आता है अनऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जैसे कि जिसके द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनऑक्सीश्वसन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, क्रेब्स चक्र होता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में दिए हुए होते हैं 11th-12th की क्लास में जब हम लोग देखते हैं। लेकिन हमारा जो ये जो रीट का पेपर है ना, जो हम लोगों के क्वालिफाइंग नीचे का पेपर है, तो इसमें ये इतनी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं पूछी जाती है जितनी मुझे इंपॉर्टेंट लगी है 11th और 12th क्लास की बुक को देखने के बाद में। उन्हीं चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो रीट मेंस में पूछी जाएगी, तो उस समय पे हम लोग जो है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस को देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी व अनऑक्सी दोनों प्रकार की श्वसन क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटता है और दो पायरुविक अम्ल बन जाते हैं। इस प्रकार से 8 एटीपी का लाभ होता है। कैसे होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। इस अभिक्रिया को ईएमपी पथ भी कहते हैं। ये तो ऐसे ही दे दिया है ईएमपी पथ, ये वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कई बार इस तरीके के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। आगे देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में 4 एटीपी का निर्माण होता है। यानी जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ ना उसमें 4 एटीपी बनेंगे। इसमें से 2 तो खर्च हो गए, 2 पीछे बच गए, 2 का लाभ। अब क्या होता है जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर NADH भी बनता है। ठीक है, वो कितना बनता है? एक। तो एक NADH2 होता है, उससे 3 एटीपी मिलते हैं। तो एक बनेगा तो कितने मिलेंगे एटीपी? 3 एटीपी। और ऐसे ही अगर 2 NADH के अणु मिल जाए तो कितनी एटीपी मिली? 6 एटीपी। तो 6 एटीपी तो यहाँ से मिल गई और 2 एटीपी यहाँ से मिल गई। तो 6 एटीपी ये और 2 एटीपी ये, तो टोटल कितनी एटीपी मिल गई? 8 एटीपी मिल गई। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में टोटल कितनी एटीपी का लाभ होता है? 8 एटीपी का शुद्ध लाभ हो जाता है। आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्रेब्स चक्र द्वारा 30 एटीपी का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं देखिए पहले वाले में 8 एटीपी का लाभ ग्लाइकोलाइसिस में, और क्रेब्स में 30 एटीपी का लाभ। तो टोटल कितने हो गए? 38 हो गए। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? 38 एटीपी का लाभ हो गया। 30 एटीपी क्रेब्स चक्र द्वारा और 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस द्वारा।
आगे देख लेते हैं हम लोग श्वसन गुणांक यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है कि श्वसन की प्रक्रिया में निकली हुई CO2 और अवशोषित यानी ऑक्सीजन O2 के अनुपात को श्वसन गुणांक यानी कि जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होते हैं वो बोलते हैं। श्वसन गुणांक क्या होता है? छोड़ने वाले CO2 का आयतन और अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। आगे देख लेते हैं कुछ कुछ जगह पे श्वसन गुणांक भी पूछे जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का 1 से कम होता है, प्रोटीन और वसा का 1 से कम होता है, प्रोटीन का 0.7 से लेकर 0.7 ही होता है, और 0.7 से 0.75 से ऊपर होता है प्रोटीन का, और वसा का 0.7 से लेकर 0.75 तक होता है। मांसल पादपों में आरओ जो होता है वो 0 होता है, कार्बनिक अम्ल में 1 से अधिक होता है, और अवायवीय श्वसन में अनंत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। भाई पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई स्पेशल अंग नहीं होता है। पौधे क्या करते हैं? पौधे उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। और पौधे क्या निकालते हैं? पौधे निकालते हैं जल। किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। तो पौधों में एक तरीके से वाष्पोत्सर्जन ही होता है, जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। पौधे अपनी संचित ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं, यानी पादपों के पास में जो भी एनर्जी होती है, जो फूड होता है, उसका उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। और जो चीजें उनको नहीं चाहिए तो उसका वो उत्सर्जन कर लेते हैं या वाष्पोत्सर्जन कर लेते हैं। कुछ भी इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल खिंच जाता है और तने और पत्तियों तक पहुंच जाता है। आगे देख लेते हैं, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है। पादपों में जल का परिवहन जाइलम नामक संवहक ऊतक द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहक ऊतक के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं, पादपों में पोषक तत्वों की क्या भूमिका होती है। देखते हैं, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व यानी ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बहुत सारे होते हैं ये, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये इनके टोटल नाम है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। जब मैं इसके प्रीवियस ईयर कराऊंगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये पूरी सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये जो दीर्घमात्रिक पोषक तत्व होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक जिसको NPK बोलते हैं, और द्वितीयक जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। अगला आता है सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व, पौधों में जिसकी आवश्यकता 0.2% से भी कम रहती है, जैसे बोरोन हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, फेरस हो गया। ठीक है, ये इसके नाम है और इसकी ट्रिक भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे नाम है सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्वों के, और इनकी ट्रिक आप लोग याद रखिए। बोको कलमो मंजनी फेरे, बो से हो गया बीओ, को से हो गया कोबाल्ट, क से हो गया Cl, मो से हो गया मोलिब्डेनम, मंजन से मन हो गया Mn, से हो गया Zn, नी से हो गया Ni और फेरे से हो गया Fe। याद नहीं रहेंगे, पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से दीर्घमात्रिक पोषक तत्व नहीं है। तो एक याद रख लीजिएगा, तो भाई ये वाले सूक्ष्म मात्रिक है, तो उसके अलावा जो होगा वो दीर्घमात्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और इनको आप लोग याद रखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, Zn की कमी से होता है, और कई बार पत्तियों में हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस यानी पत्तियां जो होती है उनकी ग्रीननेस होती है वो घट जाती है, तो वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी से होता है। इस तरीके से आज का प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हम लोगों ने हमारे चैनल पर कंप्लीट कर ली है, और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पर आप लोगों को इसी वीडियो की जो PDF है, नोट्स है, वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को वीडियोस रीड किया है, होप पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।